आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बांग्लादेश पूरी दुनिया में तेज़ी से तरक्की करने वाले ममालिक में से एक बनकर उभरा है और आज पूरी दुनिया ये देखकर दंग रह गई है कि कभी एक ऐसी कौम और मुल्क भी था कि वो होपलेस थे पूरी दुनिया में तकरीबन 80% पॉवर्टी रेट के साथ, लेकिन आज वही मुल्क दुनिया में बढ़ती हुई कौमों के साथ तेज़ तरीन तरक्की करने वाले ममालिक में से एक के तौर पर सामने आया है और जिसमें अब पॉवर्टी रेट 12% से भी कम है। ताहम 50 साल पहले बांग्लादेश इस कदर काबिल रहम हालत में था कि सनतों और वसाइल को छोड़ें वो रेविस्ड हुए सिर्फ और सिर्फ खाना जंगी और मसाकरी की वजह से कि जिसमें 10 लाख लोगों को रिफ्यूज हुए और तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा अमवात हुई। लेकिन अगली 5 दहाइयों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि 2020 और 2021 में बांग्लादेश ने इस बात का बाकायदा ऐलान किया कि इनकी फीकस आमदनी खुद हिंदुस्तान से ज़्यादा, जबकि बांग्लादेश $227 बिलियन और भारत 1000 या $947 पर था। लेकिन अब $400 बिलियन से ज़्यादा की जीडीपी के साथ बांग्लादेश अब दुनिया की 37 बड़े इकोनॉमिक ममालिक में से एक है। तो अब सवाल ये है कि बांग्लादेश गुर्बत से मुतासरा मुल्क कैसे सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाले ममालिक में से एक बन गया। बांग्लादेश की कहानी तकरीबन 70 साल पुरानी है कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने आज़ादी हासिल की थी और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान के तौर पर पाकिस्तान का 5वां बड़ा प्रोविंस था, लेकिन फिर ये इसके दीगर 4 सूबों से इंडियन टेरिटरी से 1800 किलोमीटर तक सेपरेटेड हो गया। इसके बाद फिर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के बाद बहुत से ईस्ट पाकिस्तानियों ने इस पार्टी को वोट डाले जो कि ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलहदा करना चाहती थी, जो कि अवामी लीग के नाम से मशहूर थी या जिसे आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। लेकिन जब अवामी लीग ने इलेक्शन जीता था, पार्टी के सरबराह शेख मुजीबुर रहमान को सिविलियन गवर्नमेंट के लिए मदऊ किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के जनरल्स का कुछ और ही प्लान था और मार्च 1971 से कत्लो गारत के ही आगाज़ हुआ जब शिप और सीक्रेट एयरलिफ्ट ट्रूप को ढाका की तरफ लाना शुरू किया गया और जनरल टका खान, जो कि फौजी कसाब के नाम से मशहूर था, इसने गवर्नर मिलिट्री के तौर पर हल्फ उठाया और फिर 25 मार्च की रात को फौज पूरे बंगाल को क्रश करने के लिए आगे बढ़ी और तमाम बंगाली खानदानों का तकरीबन सफाया कर दिया गया। ख़वातीन के बारे में लोगों का कहना है कि इनसे पहले ज्यादती की गई थी और फिर इन्हें मार दिया जाता था और फिर वो लोग 2 घंटों में अपनी जान बचाकर निकल गए थे। वो इन औरतों की चीखों पुकार और इनके अलावा इनके साथ वो मर्द जो बगैर किसी असले के थे, इनकी बेबसी के गवाह बने और हिंदुस्तानी फौज बांग्लादेश में थी और इस बिना पर इंडियन फ़िज़ाइया तबाह हो चुकी थी और उनको हर तरफ से घेर लिया गया था। अगर हथियार नहीं डालते तो बेरहमी से मार दिए जाते, जिसके बाद पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से ऑपरेशंस करना शुरू कर दिए थे। मशरकी पाकिस्तान की गलियां खून से भर गई थी। इनके कत्ले आम के साथ साथ रेप कैंप, टॉर्चर कैंप और मासूम मर्द, औरत और बच्चों का सरेआम कत्ल किया गया था और ये सब सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि मशरकी पाकिस्तान अपनी अथॉरिटी कायम करने के लिए आगे बढ़े। और ये 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9 महीनों तक वहशत होती रही, जिसके नतीजे में 10 लाख पनाह गुज़ीर सरहद पार कर गए थे हिंदुस्तान के लिए। लेकिन इस दौरान पाकिस्तानी फ़ौज ने एक बड़ी गलती कर दी। दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया भारत के हवाई अड्डों पर हमला किया और इनके इस हमले ने हिंदुस्तान को कानूनी हैसियत दी बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल होने के लिए। भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फौज को घेरे में ले लिया, इन्हें ऐसी पोजीशन में रखा कि वो सिर्फ 2 हफ्तों में हथियार डालने पर मजबूर हो गए और इस तरह 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश कहलाने वाली नई कौम ने जन्म लिया। अब अगरचा वो आज़ाद हो गए थे, वर्ल्ड्स डेडलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से 3 लाख लोग और मारे गए थे, जिसकी वजह से मुल्क की सूरत हाल अबतर हो गई थी। ये इस वक्त की बात है जब मुल्क में 80% ग़ज़ाई
قلت تھی اور غربت کی شرح بدترین حد تک پہنچ چکی تھی اور لوگ امیدیں کھو چکے تھے، اور یہ اس میدان سے تھا جس کے لیے خام تیل کی پہلی کپ عالمی منڈی انگریزوں پر برآمد ہوتی تھی۔ 1970 کی دہائی جس میں اربوں بیرل تیل کی مقدار مشرق وسطیٰ میں پائی جاتی تھی، لاکھوں بنگلہ دیشی مشرق وسطیٰ کی طرف ہجرت کر گئے اور آج لاکھوں کارکن پیسے بھیجتے ہیں اپنے ملک بنگلہ دیش میں۔ 2018 کی منسٹری ایڈمنسٹریشن کے مطابق آج بھی بنگلہ دیش کا تقریباً 7.1% لوگ آج بھی بیرون ملک کام کر رہے ہیں، اور وہ سب کے سب لوگ اپنی کمائی کا زیادہ تر حصہ اپنے ملک میں مقیم اپنے گھر والوں کو فارم آف فارن کرنسی میں بھیجتے ہیں، جسے ریمیٹنس بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے اپنے ملک میں پیسہ خرچ کرنے سے، جس میں کہ وہ لوکل گروسری سٹور، الیکٹریسٹی اور اسکول فیس وغیرہ اس میں شامل تھیں، جس کی وجہ سے یہ سارا پیسہ سرکولیٹنگ میں آتا ہے اور ٹیکسز کی صورت میں گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے۔ تو ایک ایسے ملک میں جس کی آبادی انتہائی غریب ہے، جب لوگ غیر ملک سے اپنے پیسے بھیجتے ہیں اپنے متعلقہ خاندان کو، اس کے مثبت نتائج سامنے آتے ہیں۔ ملکی معیشت میں یہ تقریباً ایسے ہی ہے کہ ایک قوم کے ساتھ قیمتی تجارت کرنا اور لین دین کرنا شامل ہے۔ اتنا کہ 2017 میں بنگلہ دیش کو $13 بلین کی رقم موصول ہوئی، اور 2020 میں بنگلہ دیش نے GDP کی شرح میں 6.6% حصہ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس دوران گھر میں ایک اور غیر معمولی اقدام کیا گیا جس سے غربت میں کمی آئی، اور اس قدم اور ماڈل کو گرامین ماڈل بھی کہتے ہیں۔ اب اس ماڈل کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے پاور آف کریڈٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ جیسے کہ ہم سب اس کنونشنل بینکنگ سسٹم کو جانتے ہیں، کسی بھی بینک سے لون لینے کے لیے آپ کو اپنے پاس لونز کی ڈیٹیل چاہیے ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ملک میں غریب آدمی کو کسی بھی بینک سے لون ملنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، جبکہ انہیں اس کی سخت ضرورت ہوتی ہے، جسے کریڈٹ گیپ بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ہاؤس ہولڈ انکم کو بھی نہیں بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس سائیکل آف کریڈٹ گیپ ویشیس میں بری طرح سے پھنس چکے ہوتے ہیں۔ 1983 میں محمد یونس نامی شخص اس مشکل وقت میں سامنے آیا کہ جس نے گرامین بینک کا باقاعدہ آغاز کیا، جس کا بنیادی مقصد تھا کہ مائکرو فائنانس بینک کو، جس سے لوگوں کو بآسانی قرضے دیے جا سکے، اور اس بینک نے باسکٹ ویونگ بزنس کے پیش نظر اکٹھے ہی 42 خاندانوں کو قرض دیا، جس میں زیادہ تر خواتین کے لیے سب سے زیادہ مراعات تھی۔ اور جب اس شخص نے ایک عورت کو اپنے اور اپنے خاندان کے لیے گراں قدر محنت کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس مائکرو فائنانس بینک کے حوالے سے 3 اہم مشاہدات کیے جو کہ خاصی اہم تھے، جس نے بنگلہ دیش کی قسمت ہی بدل دی۔ اور سب سے پہلے یہ تھا کہ عورت کو آسان مراعات اور آسان اقساط پر قرض دیے جانے کا سوچا گیا، کیونکہ بنگلہ دیشی خواتین کلچر آف انٹیگریٹی کے باعث جلد قرض واپس کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ خواتین اپنا پیسہ بزنس میں لگاتی ہیں، اپنے مقاصد اور معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہیں اور اپنے خاندان کی بہتر کفالت کی کوشش کرتی ہیں، اور جب ایک بنگلہ دیشی مرد شراب نوشی، جوا اور اپنا پیسہ برباد کرتا ہے، تب یہ عورتیں اپنی محنت اور بزنس سے پیسہ بچاتی بھی ہیں اور گھر بھی چلاتی ہیں۔ اس لیے ایک عورت کو قرض دینے سے معاشرے میں بڑے پیمانے پر فرق پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ جب قرض ایک گروپ میں موجود بہت سے لوگوں کو دیا جاتا ہے تو وہ سب کے سب مشترکہ کوششوں کو اس قرض کو واپس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ڈیفالٹ ریٹ بہت کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ قرض بغیر کسی ریٹن کانٹریکٹ کے دیا جاتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ بنا کسی کریڈٹ کے کیسے اتنا بڑا قرض دیا جاتا ہے؟ یہ اصل میں کیسے کام کرتا ہے؟ تو ہم جسے کہتے ہیں کہ ایک چال یا مائکرو کالونی، جسے چال 47 کہا جاتا ہے، جس میں ہمیں 5 مختلف خاندانوں کی 5 خواتین ملی۔ ان خواتین سے تعاون کی توقع ہے اور چھوٹی رقم ہے کہ ہر ایک اس گروپ میں رہنے کا مہینہ $100 ہے۔ اب اس رقم کو انشورنس کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔
अब दरअसल ये 10,000 रुपए का कर्ज किसी एक औरत को नहीं बल्कि एक ग्रुप को कर्ज दिया गया है और इस ग्रुप की 24 खवातीन इज्तिमाई तौर पर ये रकम इस्तेमाल करेंगी। ये रकम अपने छोटे कारोबार को चलाने के लिए भी, और अब ये कारोबार ग्रोसरी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। इस रकम को इनकी अदायगी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर इस रकम की वापसी सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इस तरह एक नाकाबिल यकीन रकम हर औरत को अदायगी वक्त पर अदायगी के लिए मुआवन हो सकती है। अगर कोई औरत या फर्द कर्ज की वापसी में नाकाम हो जाती है तो इसे ग्रुप से निकाल दिया जाता था। तो इस तरह निज़ाम खुद ब खुद फिल्टर आउट होता है और लोगों को क्रेडिट नहीं किया जाता था। तो जैसे कि वो वक्त पर अदायगी करते हैं तो कर्जों के लिए इनकी अहलियत बरकरार रहती है। आखिरकार इनके पास क्रेडिट लिमिट बढ़ जाती है जिससे कि वो बड़ा कर्जा ले सकते हैं। इस तरह छोटे छोटे कर्जों के जरिए बांग्लादेश की गरीब तरीन खवातीन को बिलआखिर आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकबिल के लिए और मुस्तकबिल के कारोबार के लिए कारोबारी बनाया गया, जिसके बायस बांग्लादेश में लाखों लोग गुर्बत से निकल आए। और आप जानते हैं कि लोग 1994 तक क्या करते रहे। 11 साल से ज़्यादा ग्रामीण ने मुतहर्रिक किया था। 20 लाख मेंबरान को $1 बिलियन से ज़ायद रकम तकसीम की और तकरीबन 94% ग्रामीण बैंक अरकान खवातीन हैं। और सबसे हैरानकुन हकीकत यह है कि इनके कर्ज की वसूली की शरह मुसलसल 90% से ऊपर रही। और आज ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि मज़ीद 43 से ज़्यादा ममालिक ने इस मॉडल को अपनाया और मिस्टर यूनुस ने नोबल इनाम भी जीता। 2006 में इनकी मिसाली अमन के लिए इनाम दिया गया और माइक्रो फाइनेंस का तस्वर इस तरह बुलंद करने के लिए जिम्मेदार हैं। यूनुस बांग्लादेश में गुर्बत 50% के करीब तक पहुंच चुकी थी। हालिया दिनों में बांग्लादेश की तरक्की जो इनकी सरकारी सनत जिसमें के टेक्सटाइल इंडस्ट्री शामिल है, इस लिहाज से चीन के बाद बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है। तकरीबन 80% गैर मुल्की करेंसी इस प्राइमरी में से एक रही है और 164 मिलियन लोगों की कौम में तरक्की की रफ्तार इस कदर तेज़ हुई कि फिर इसकी सनत और बरामदात $35 अरब से ज़्यादा कमाती हैं और मुलाजमतों से सालाना 4 मिलियन अफराद जिनमें एक बड़ी अक्सरियत खवातीन की मुस्तफ़ीद होते हैं। इसकी वजह से आज बांग्लादेश $28 अरब की बरामद के साथ दुनिया के दूसरे नंबर पर है और सबसे बड़ा तैयार मलबूसात का बरामद करनंदा, और ये भी सिर्फ 2020 में, जिसकी वजह बांग्लादेश दुनिया के तेज़ तरीन तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है। अब बांग्लादेश से बहुत से ममालिक को जो कि सब सीखने की ज़रूरत है। इनमें से पहला है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी भी मुल्क का माजी क्या है और इसकी इकनॉमिक हालत क्या है और इसकी कंडीशन कितनी ही पैथेटिक क्यों ना हो, अगर इस मुल्क के गरीब लोगों को एम्पावर किया जाए तो वो मुल्क भर बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इस केस में हम देख सकते हैं कि ग्रामीण मॉडल ने कैसे बांग्लादेश की गुर्बत को 50% तक कम कर दिया था। दूसरा ये कि बहुत से लीडर्स वुमेन एम्पावरमेंट को एक संजीदा मसला समझते हैं और सबसे अहम ये कि जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकनॉमिक्स में। और जब मुल्क की औरतें पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो इसका मतलब यही होगा कि आप खुद अपने हाथों से कौम का गला घोंट रहे हैं। ये ना सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि इंडिया में भी सिर्फ और सिर्फ 7% खवातीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकनॉमिक में अपना हिस्सा डाल रही हैं और घरेलू हालात ये हैं कि एक घर की इनकम इसके अखराजात से कम है। इन तमाम मसाइल को बांग्लादेशी हुकूमत ने मद्देनज़र रखा और फौरी हल तलाश किया, जिसके बाहिस आज बांग्लादेश दुनिया में अपना मकाम हासिल कर चुका है। अब तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मज़ीद इस तरह की केस स्टडीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।